बचपन में यही मैं सोचती थी कि गरीबों का मुफ्त इलाज करना है, इसलिए डॉक्टर बनना है। तो कहीं ना कहीं सेवा का भाव तो बचपन से था, पर मेरे जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिसने थोड़ा सा मेरा सोचने का तरीका बदल दिया। तो मुझे अच्छा लगता है कहीं ना कहीं कि मैंने अच्छे कार्यों के द्वारा अपनी जो बहन के नाम को अभी भी जीवित रखा हुआ है। मुझे लगता है कि अगर इंसान वास्तव में कुछ करना चाहता है ना, तो शुरुआत कर देनी चाहिए, रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। साथियों, शख्सियत कार्यक्रम अपने दम पर समाज में बदलाव लाने वाले लोगों की कहानियों पर आधारित है और आज इसके तीसरे एपिसोड में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं नीशू वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्षा श्रीमती गुंजन वर्मा से, जिन्होंने वंचित वर्ग की महिलाओं और बच्चों को इतना सक्षम बनाया है कि वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होकर समाज और परिवार के बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णयों के निर्माता खुद बन सके। तो आइए जानते हैं उनसे उनकी इस यात्रा के बारे में। जैसे एक समाज सेवा का भाव जो बोलते हैं, ये तो बहुत शुरू से बचपन से ही कहीं ना कहीं मेरे अंदर था। बचपन में मेरा सपना था कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन कुछ कारणवश, क्योंकि छोटी जगह पे मेरा रहना हुआ, सीपीएमटी की कोचिंग नहीं कर पाई, तो डॉक्टर नहीं बन पाई। पर डॉक्टर बन के भी बचपन में यही मैं सोचती थी कि गरीबों का मुफ्त इलाज करना है, इसलिए डॉक्टर बनना है। तो कहीं ना कहीं सेवा का भाव तो बचपन से था। फिर थोड़ा कम एज में शादी हो गई, पीसीएस ऑफिसर लड़का मिला, शादी हुई, और फिर होता है ना, घर गृहस्थी में इंसान बिजी हो जाता है। तो बच्चे हुए, तो मुझे लगा कि जब बच्चे मेरे बड़े हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, तो मैं आराम से समाज सेवा मुझे करना है, तब मैं फ्री होके करूंगी। पर मेरे जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिसने थोड़ा सा मेरा सोचने का तरीका बदल दिया। जैसा कि आप जानती हैं कि मेरी संस्था का नाम नीशू वेलफेयर फाउंडेशन है। तो नीशू जो है, ये मेरी सिस्टर का नाम है, बहन का नाम। मुझसे 1.5 साल वो छोटी थी और एक रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। तो जब उसकी डेथ हुई, तब मुझे लगा कि मैं सोच रही हूँ कि एक टाइम के बाद बच्चे निकल जाएंगे, तब मैं समाज सेवा शुरू करूंगी। पर जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है, ये मैंने देख लिया था। तो मुझे लगा कि नहीं, अब जो भी करना है अगर मुझे, तो मुझे इसी पल शुरू कर देना चाहिए। तो फिर मैंने अपने एनजीओ की शुरुआत की और मुझे लगा कि मैं अपनी बहन के नाम से ही एनजीओ शुरू करती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी बहन से बेहद प्यार था और मुझे लगा मैं उसको तो वापस नहीं ला सकती हूँ, लेकिन मेरा ये प्रयास होगा कि मैं उसके नाम को अपने काम से जीवित रख सकूँ। और आज मुझे बेहद प्रसन्नता होती है कि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे एनजीओ को देखते हैं, काम को देखते हैं, वो मुझे नीशू जी ही बुलाते हैं। मतलब उनको मेरा रियल नाम नहीं पता है, वो बोलते हैं नीशू जी, नीशू जी। तो मुझे अच्छा लगता है कहीं ना कहीं कि मैंने अच्छे कार्यों के द्वारा अपनी जो बहन के नाम को अभी भी जीवित रखा हुआ है। तो इस सोच के साथ हमने एनजीओ की शुरुआत की थी। और आपको बताऊं कि सबसे पहले जो हमने काम स्टार्ट किया था अपने एनजीओ में, वो हमने जो मलिन बस्तियां हैं उसमें, हमारे क्योंकि कॉलोनी के बाहर ही स्लम एरिया है, तो मैं देखती थी कि बच्चे जो हैं वो बाहर टहलते रहते हैं, कुछ उल्टी सीधी गतिविधियों में लिप्त हैं। तो मुझे लगा कि जो हमारा भविष्य है वो ये बच्चे हैं, सबसे पहले मुझे इन बच्चों पे काम करना चाहिए। तो मैंने अपने ही घर में ये जो स्लम के बच्चे हैं, सबसे पहले तो उनको कन्विंस करना कि मैं क्यों मुफ्त में पढ़ाना चाहती हूँ। सबसे पहले तो सबको लगता है ये फ्री में क्यों कर रही हैं, जरूर इनका इसके पीछे इनका कोई इंटेंशन है। तो उनके घर जाके स्लम्स में अपनी टीम लेके उनके मदर फादर को कन्विंस करना कि आप अपने बच्चे को सिर्फ भेजिए, उनको कॉपी किताबें और सारी चीज़ें मैं खुद प्रोवाइड करूँगी। तो करीब 3 साल मैंने अपने ही घर में ऊपर के एरिया जो है उसमें स्लम के बच्चों को पढ़ाया है और उनके ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काम किया। तो स्टार्टिंग जो मेरे एनजीओ की है वो इसी प्रकार हुई थी। गुंजन जी, ये बताइए कि इस पूरी यात्रा के दौरान आपको कभी ऐसा लगा कि ये बहुत कठिन समय है और शायद हम इससे उभर नहीं पाएंगे, तो क्या हमें इस काम को यहीं पे रोकना चाहिए या आगे बढ़ाना चाहिए? आप संशय में पड़े हैं, कभी ऐसा हो रहा है? प्रॉब्लम्स तो देखिए, आप कोई भी काम करने जब हम चलते हैं तो समस्याएं तो आती ही हैं। जैसा मैंने बताया कि जब हमने शुरू किया था, तो पहले तो लोगों को कन्विंस करना, बच्चों को अपने साथ जोड़ना पढ़ाने के लिए, वो कई छोटी सी प्रॉब्लम थी। उसके बाद एक बुरा मुश्किल दौर आया था कोरोना टाइम में। कोरोना की फर्स्ट वेव जब आई, सेकेंड वेव जब आई, पूरे टाइम मैं समझिए सड़कों पे लोगों के लिए काम कर रही थी। अगर आप हमारे पीछे जाके वो वीडियोस हमारे एनजीओ के पेज पे आप देखेंगी, फोटोज देखेंगी। फर्स्ट वेव तो चलिए उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं था, कंटिन्यूस में आराम से लोगों को राशन पानी, हमारे पास कॉल आती थी पूरे लखनऊ से, और एक आध बार तो दिल्ली तक से कॉल आई, और मैंने दिल्ली में भी राशन किसी ना किसी के थ्रू वहां पे भी भिजवाया है। तो फर्स्ट वेव में तो उतना मुश्किल नहीं था। पर जब कोरोना की सेकेंड वेव आई, हर दिन आप देखिए किसी ना किसी की डेथ की न्यूज आती थी। आप मोबाइल खोलोगे, पता चलेगा इनकी डेथ हो गई, इनकी डेथ हो गई। तो क्योंकि मेरे 2 छोटे बच्चे भी हैं,
मेरे बच्चे फर्स्ट वेव में तो कोई नहीं डरा, सेकेंड वेव में अपने आसपास इतनी घटनाएं देख के मेरे ऊपर भी बड़ा प्रेशर था। भाई पेरेंट्स हैं, परेशान होते हैं, रिलेटिव कि तुम क्या कर रही हो, रोज घर के बाहर जा रही हो, तुम्हारे 2 छोटे बच्चे हैं, तुमको डर नहीं लगता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा उस प्रेशर में, लेकिन जो मेरी अंतरात्मा थी, जो मैं किसी के लिए कुछ उस समय कर सकती हूँ, अगर मैं नहीं करती तो मैं बाद में बहुत पछताती। तो ईश्वर की कृपा रही और मेरी फैमिली का, मेरे बच्चों का बहुत सपोर्ट था। राशन वितरण जाते थे, पैकेट्स मेरे बच्चे ही बैठ के बनवाते थे, क्योंकि उस समय आप बाहर से भी आपके घर में कोई नहीं आ सकता है, तो मेरे बच्चे और मैं मिलके ही करती थी। और ईश्वर की कृपा है कि कोई भी बीमार नहीं पड़ा। तो बाकी जो फाइनेंशियल थोड़ी बहुत दिक्कतें, भाई आप कोई भी काम करने चलते हैं तो फाइनेंशियल दिक्कतें भी आती हैं। और एक महिला जब काम करने निकलती है तो कई बार जब हम बच्चों को घर में पढ़ाना शुरू किए तो भी लोगों का ऐसा कहना था कि अरे पीसीएस की वाइफ होके इनको स्लम के बच्चे पता नहीं क्यों घर में बुलाती हैं। तो अलग अलग दिमाग, अलग अलग सोच, लेकिन मुझे लगता है कि आप अपने काम के द्वारा ही हम लोगों की सोच को बदल सकते हैं। और आज वही लोग हमसे जुड़े हैं और हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कोई भी विपत्ति आए, कभी भी ये थॉट नहीं आया कि सेवा छोड़नी है। सेवा तो आखिरी दम तक जो है ये हमारी चलती रहेगी। महिलाओं और बच्चों को शिक्षित करने के माध्यम से अपनी इस संस्था के कार्यों की शुरुआत की है। तो आइए उनसे जानते हैं कि आपकी संस्था और किस किस तरह के कामों को कर रही है और किस तरह से अपनी इस मुहिम को और आगे बढ़ा रही है अन्य क्षेत्रों में। जी, शिक्षा, जैसे आपको बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में तो काम हमारा एनजीओ का चलता ही है। अगर किसी बच्चे का एडमिशन कराना है, उसकी फीस नहीं दे पा रहा है या बुक्स नहीं खरीद पा रहा है, तो इन सब चीज़ों में तो काम चल ही रहा था। पर इसके अलावा हमारे एनजीओ के द्वारा किसी का जैसे ट्रीटमेंट, हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है। जैसे किसी को ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं है तो बोलता है मैम हमारी मदद कर दीजिए। किसी को सिलाई आती है पर उसके पास सिलाई मशीन खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो उनको सिलाई मशीन प्रोवाइड करना। कोई दिव्यांग है अगर और उसको व्हीलचेयर की आवश्यकता है तो उसको व्हीलचेयर प्रोवाइड करना। सर्दियों में कंबल का वितरण करना, या फिर वृद्धाश्रम में, अनाथ आश्रम में जाकर अपनी सेवाएं देना। तो ये मतलब कोई भी ऐसा सामाजिक कार्य नहीं है, मुझे लगता है, जो हमारे एनजीओ के द्वारा नहीं किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति हमसे किसी भी प्रकार की अगर मदद मांगता है तो हमारा पूरा प्रयास होता है कि हम उसकी मदद करें। और अभी जो रिसेंटली हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें से हमारा एक प्रोजेक्ट है मेरी यात्रा के नाम से, जो निशु वेलफेयर फाउंडेशन पिछले करीब 1.5 से 2 वर्ष हो रहे होंगे माँ गायत्री जन सेवा संस्थान के साथ कोलैबोरेशन में हमारा एक प्रोजेक्ट मेरी यात्रा चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम जो महिलाएं और बच्चियां हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लगा कि अगर हम किसी को खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, तो हम एक दिन उसकी सहायता कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इन बच्चियों को आत्मनिर्भर बना देंगे, कुछ इनके अंदर स्किल डेवलप कर देंगे, तो ये बच्चियां जहां भी जाएंगी सारी जिंदगी ये जो है वो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकती हैं। तो इस थॉट के साथ हमने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। और इसमें जो है महिलाओं को और बच्चियों को निःशुल्क सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ब्यूटिशियन और मेहंदी, और जल्दी ही हम इनको बेकरी का भी कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। इन सबकी निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है। तो क्या है कि मुझे लगता है बच्चियां जब उनके अंदर कोई भी स्किल होगा तो जहां भी जाएंगी किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगी। तो इस सोच के साथ जो है पिछले 2 वर्षों से निशु वेलफेयर फाउंडेशन माँ गायत्री जन सेवा संस्थान के साथ कोलैबोरेशन में काम कर रहा है। और जब से हम कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं तब से हम और भी बड़े इवेंट्स और बड़े सामाजिक कार्य कर पा रहे हैं। और पिछले, क्योंकि लास्ट ईयर हमने जो है महोत्सव भी ऑर्गेनाइज किया था, और अगर आप जाके देखेंगी तो हम दोनों ही जो संस्थाएं हैं ये समाज सेवा के साथ साथ जो हमारे समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं, चाहे वो समाज सेवी हैं, पत्रकार हैं, या सोशल वर्कर हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, अगर किसी भी फील्ड में कोई भी व्यक्ति बेहतरीन काम कर रहा है तो हम जो दोनों संस्थाएं हैं इनका प्रयास होता है कि अपने मंच से हम उनको सम्मानित करें और उनका मनोबल बढ़ाएं। तो मुझे लगता है ये भी एक तरह की समाज सेवा है कि आप एक अच्छे काम करने वाले को भी और मोटिवेट करें, प्रमोट करें। गुंजन जी, तमाम लोग जो है समाज सेवा करना चाहते हैं पर उन्हें संशय होता है कि कैसे इसको शुरू करें, भय होते हैं कि कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या आर्थिक विषमताएं होंगी या क्या होगा। तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे वो समाज सेवा को कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मुझे लगता है कि अगर इंसान वास्तव में कुछ करना चाहता है ना तो शुरुआत कर देनी चाहिए, रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। जब मैंने शुरुआत की थी मैं भी 2 बच्चों की एक नॉर्मल हाउसवाइफ मदर ही थी जो घर पे रहती थी।
बस मन में समाज सेवा का भाव था, बस पता नहीं था कि कैसे करना है, क्या करना है। जो मेरे हाथ में था, बहुत ज़्यादा मैं पैसे भी नहीं लगा सकती थी कि स्टार्टिंग में एकदम से लगा दूं, हस्बैंड बोलेंगे क्या करने चल रही हो, तो अपने बूते ही करना था। तो मैंने तो शुरुआत जैसे बताया कि मैं एजुकेट कर सकती थी, तो मैंने अपने घर पे एजुकेशन से शुरू किया। तो मैं छोटी सी टिप्स भी देना चाहूँगी आपके वीडियो के माध्यम से कि कोई भी महिला अगर वास्तव में दिल से समाज सेवा करना चाहती है, तो मैंने क्या किया था कि अपना एक एनजीओ का ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, आजकल तो टेक्नोलॉजी से आप उसका यूज़ करिए, आपके पास 100, 150, 200 जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे, आप उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। जैसे हमारे पास रिक्वायरमेंट आती थी, किसी महिला को सिलाई मशीन की आवश्यकता है, उसका डिटेल मैंने उस ग्रुप पे डाल दिया कि ऐसे ऐसे एक महिला है और उनको सिलाई मशीन की आवश्यकता है, आप में से जो भी कुछ भी डोनेट करना चाहता है तो आप करें। तो सबकी सामर्थ्य अलग है, सामर्थ्य के हिसाब से कोई 500 भी करता है, कोई 1000 भी करता है, कोई 2000, कोई भी व्यक्ति कुछ भी डोनेट करता है तो मैं तुरंत अपने ग्रुप पे पोस्ट करती हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल कि ममता जी ने 500 रुपीज़ इस काम के लिए डोनेट किए हैं, किसी ने फिर 1000 किए तो तुरंत डाला कि 1000 रुपये इस काम के लिए डोनेट किए हैं। और मान लीजिए उस काम के लिए हमें 3000 की कोई सिलाई मशीन लेनी थी, 3000 हो गए, ग्रुप में पड़ गया कि 3000 कलेक्ट हो गए हैं। फिर जब मैं वो सिलाई मशीन खरीदने जाती हूँ, मैं वहाँ भी पिक लेके ग्रुप पर डालती हूँ, और जब जिसको मैं देती हूँ तो अपने ग्रुप में वो फोटो भी मैं डालती हूँ कि आप लोगों के सहयोग से इस इंसान को सिलाई मशीन मिल गई है। तो जो डोनेट कर रहा है उसको भी सेटिस्फेक्शन रहता है कि जो मैंने पैसा दिया वो वाकई में सही जगह पे यूज़ हुआ है। अगर आपने किसी ने दिया पैसा, आपने क्या किया, कहाँ लगाया, उसको पता नहीं है, तो फिर उसका विश्वास नहीं रहता है, ख़त्म हो जाता है। तो जिसके पास अभी 0 लेवल से शुरू करना है तो मैं उसको यही बोलूँगी कि अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो समाज सेवा करना चाहते हैं, तो हमेशा 1 और 1 11 होता है। थोड़े बोलते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सब थोड़ा थोड़ा। वाकई जब आप अच्छा करने चलेंगे तो आपको अच्छे लोग मिलेंगे, डोनेट करेंगे, उनकी मदद से आप अच्छे काम को शुरुआत करिए। और जब एक बार आप काम शुरुआत करेंगी तो अपने आप ही आगे के रास्ते खुलते हैं, आपको रास्ता मिल जाता है करने के लिए। मेरा सवाल ये है आपसे कि कहाँ तक, कितना सेटिस्फेक्शन आप खुद में महसूस करती हैं इतने सारे अच्छे कामों को करने के बाद, या बच्चों के उस सेटिस्फेक्शन को देखकर आप खुद में कैसा महसूस करते हैं, और आपको कितना लगता है कि जो सपने आप लेकर चली थी आज वो किस स्तर तक, किस हद तक आपको लगता है कि हम पूरे कर पाए हैं, या अभी और कुछ करने की ज़रूरत है? कैसा महसूस करते हैं आज आप इस पड़ाव पर पहुँचने के बाद? जी देखिए, मैं तो सबसे यही बोलती हूँ कि कोई भी सेवा छोटी बड़ी नहीं होती है। जैसे कई बार कोई सोचता है कि अरे हम 2 लोगों की सहायता कर लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा। मैं कहती हूँ कि उन 2 लोगों के लिए तो आप उस समय भगवान हो जाओगे। आप 2 लोगों की तो जिंदगी बदल सकते हैं। तो आप कभी ये मत सोचिए कि जब हम 1000 लोगों की मदद कर सकेंगे या 500 लोगों की मदद के लिए मेरे पास पैसे होंगे तभी हम करेंगे। नहीं, अगर आप एक व्यक्ति की भी मदद करते हैं तो आप शुरुआत करिए। और अभी तो ऐसा है कि सेवा तो जैसे खून में आ चुकी है। अगर 2-3 दिन हो जाए और मैंने किसी की हेल्प नहीं की है तो मुझे कुछ अजीब सा लगने लगता है। इतनी मतलब आदत हो चुकी है, फ़ोन उठाते उठाते कि फ़ोन आता है, मैम प्लीज़ मैं ये करवा दीजिए, ये हेल्प के। तो जैसे होता है ना कि अब तो ब्लड में आ गया, आदत हो गई है। तो इससे बड़ा सेटिस्फेक्शन जब आप किसी दूसरे को, मतलब हम होता है ना कि हमने कोई चीज़ खरीद ली तो हमें बड़ी खुशी होती है, नई कार आ गई, नया घर ले लिया। लेकिन वाकई में दूसरों को खुशी जब आप देते हैं, उसको दूसरों को खुशी देख के जो आपको सेटिस्फेक्शन और प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। और मैं तो कहूँगी कि ये भी एक तरह का नशा है। अगर आपको एक बार इसकी आदत पड़ गई तो फिर आप इसके बिना नहीं रह सकते। तो हमें जो है समाज सेवा की बीमारी है, आप कह सकती हैं, कि किसी को मैं प्रॉब्लम में जब भी देखती हूँ तो पूरा प्रयास होता है कि मैं किस तरीके से जो है इनकी मदद कर सकूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक संदेश जरूर महिलाओं को, स्पेशली क्योंकि महिलाओं बच्चियों से कुछ विशेष ही मेरा लगाव है, मैं हमेशा उनको आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ। तो जो नॉर्मल हाउसवाइफ है, मैं उनको भी बोलूँगी कि देखिए, हम सब अपने बच्चों से, परिवार से प्यार करते हैं और हम उनके लिए सपने देखते हैं, उनको आगे बढ़ते देखना चाहते हैं और हम पूरा उनका साथ भी देते हैं। लेकिन एक महिला होने के नाते आपका भी अस्तित्व है। और मैं यही बोलूँगी कि सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती। आप किसी भी उम्र में सपने देख सकती हैं और उनको पूरा कर सकती हैं। और अगर आपका भी कोई ड्रीम है, सपना है किसी भी फील्ड में जो अधूरा रह गया हो, तो कभी भी देरी नहीं होती, आप उसको शुरू करिए और अपने सपने को ज़रूर पूरा करिए। क्योंकि वो एक जो हैप्पीनेस मिलती है ना, तब आप ज़्यादा खुश रहेंगी और तब आप अपने परिवार को भी और ज़्यादा खुश रख सकेंगी। तो और यही कहूँगी कि आप मदद ज़रूर करिए। आप चाहे एक इंसान की कर सकती हैं तो एक की करिए, 2 की कर सकती है 2 की करिए, लेकिन मतलब करिए ज़रूर। अगर आपका मनुष्य जन्म हुआ है तो उसको ज़रूर सार्थक करें आप। गुंजन जी, मैंने आपको कुछ राजनीतिक कार्यक्रमों में भी शिरकत करते हुए देखा है, तो क्या आप
दिलचस्पी रखती हैं या इसमें आगे जाना चाहती हैं? देखिए, मेरी हमेशा पहला प्यार जिसको बोलते हैं वो मेरा समाज सेवा ही है। हाँ, मुझे भाजपा की तरफ से आया था जुड़ने के लिए कि आप एनजीओ प्रकोष्ठ को ज्वाइन करिए, तो बहुत सोच समझ के मैंने ज्वाइन किया था। मुझे लगा कि शायद इससे हमारे समाज सेवा के कार्यों को और गति ही मिलेगी। तो मुझे फ़िलहाल मैं सह संयोजक एनजीओ प्रकोष्ठ के पद पे हूँ अभी, और भविष्य का तो मैं नहीं जानती। अभी मैंने इतना नहीं सोचा है कि मुझे विधायक या मंत्री बनना है, लेकिन मैं वो हर काम करने को तैयार हूँ जिससे मेरे समाज का या देश का भला हो सकता है। और अगर आगे पॉलिटिक्स में आगे चल के अगर उससे जुड़ के मैं अपने समाज के लिए और बेहतर कर सकती हूँ तो वाई नॉट, मैं पॉलिटिक्स में भी जाना चाहूँगी, लेकिन समाज सेवा नहीं छोड़ूंगी, बस ये बात है।